नमस्कार, बड़ी खबर बड़ी बहस में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं इरम सिद्दीकी। देश में लोकसभा चुनाव पूरे शबाब पर है। 5 चरणों के चुनाव प्रचार के दौरान कई तरह के मुद्दे उछले और हवा हो गए। विपक्ष ने बीजेपी पर प्रचार में हिंदू मुसलमान करने का आरोप लगाया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर साफ किया कि बीजेपी अल्पसंख्यकों के खिलाफ नहीं है, लेकिन वो किसी को विशेष नागरिक का दर्जा देने के पक्ष में भी नहीं है। तो क्या ये चुनाव जातिगत मुद्दों के लिए जाना जाएगा? बड़ी खबर बड़ी बहस में आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में लोकसभा के चुनाव 13 मई को खत्म हो चुके हैं, लेकिन देश के अन्य राज्यों में चुनाव के 2 दौर अभी बाकी हैं। चुनाव के नतीजे 4 जून को आएंगे। मौजूदा चुनाव मुद्दा विहीन कहा जा सकता है। इसके चलते हर चरण में प्रचार के मुद्दे बदलते रहे। इनमें जातिवाद एक बड़ा मुद्दा रहा। सत्ता पक्ष बीजेपी की ओर से विपक्ष पर तुष्टीकरण के आरोप लगाए गए, तो विपक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हिंदू मुसलमान कर समाज को बांटने के आरोप लगाए। इसके जवाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर साफ किया कि बीजेपी कभी अल्पसंख्यकों के खिलाफ नहीं रही। उसने सिर्फ विपक्ष, विशेषकर कांग्रेस के तुष्टीकरण व मुसलमानों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किए जाने की नीति का पर्दाफाश किया। पीएम मोदी ने कहा कि बीजेपी ने कभी अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव नहीं किया। सरकार की सभी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के हर वर्ग को दिया जा रहा है। कांग्रेस तुष्टीकरण के रास्ते पर चल रही है, ये बात उसके मौजूदा मैनिफेस्टो में भी नजर आती है, जबकि हम संतुष्टीकरण की नीति पर काम कर रहे हैं। अलबत्ता बीजेपी किसी को भी विशेष नागरिक मानने के पक्ष में नहीं है। पीएम की इस साफ गोई को लेकर विपक्ष फिलहाल मौन है। पक्ष विपक्ष के इन आरोप प्रत्यारोप के बीच देश का मतदाता खामोशी से अपना काम कर रहा है। बहरहाल ये तय है कि पक्ष विपक्ष की इस सियासत ने 2024 के चुनाव को जातिगत रंग देने में कोई कसर बाकी नहीं रखी है, बल्कि कांग्रेस के एक नेता सैम पित्रोदा ने तो एक कदम आगे बढ़कर चुनाव में रंग भेद तक कर डाला। जीएनएन के लिए रवि अवस्थी की रिपोर्ट। बिल्कुल, तो आज बड़ी खबर बड़ी बहस में हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो से जो पैनल मौजूद है उससे हम आपको इंट्रोड्यूस करा देते हैं। बीजेपी से अजय धवले जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस से हिमानी सिंह जी और वरिष्ठ पत्रकार राजेश जौहरी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है बड़ी खबर बड़ी बहस में। राजेश जौहरी जी, सबसे पहले सवाल आपसे, 4 चरणों जिस तरीके से देखा जाए, हर चरण में प्रचार के जो मुद्दे हैं वो बदलते रहे, लेकिन सबसे ज्यादा बड़ा मुद्दा यानी कि एक बड़ा मुद्दा जो रहा वो जातिवाद का रहा। देखिए, अपने देश की विडंबना ये है कि जब संविधान बनाया जा रहा था तो उसमें आर्टिकल 14, 15 डाले गए, 16 डाले गए, और ये उसके पीछे जो उद्देश्य रहा होगा, जो अपने जो नेशन बिल्डर्स ने शुरू किए, उनका उद्देश्य ये रहा होगा कि ऐसी स्थिति लाई जाए कि कास्टलेस सोसाइटी बने। और जो भी नेता हैं, जो भी पॉलिटिकल पार्टी है, वो ये चाहती हैं कि भेद खत्म हो, पर मतलब कहती हैं, पर कोई चाहता नहीं है कि भेद खत्म हो जाए। भेद खत्म हो जाएगा, जैसे जाति का भेद खत्म हो गया, तो आप समझ सकते हैं कि बहुत सारे लोगों की तो राजनीति खत्म हो जाएगी। ये एक बड़ा कारण है। दूसरी बात, आपने कहा कि मुद्दे जो है चेंज होते रहे, तो ये स्वस्थ होते लोकतंत्र की निशानी है कि हर रीजन वाइज मुद्दे होने चाहिए। कोई मुद्दा जो है किसी रीजन के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, कोई दूसरा मुद्दा दूसरी। भारत एक विविधताओं से भरा देश है। हमारा देश जो है, देखिए, हमारे यहाँ सोशल विविधता भी है, हमारे यहाँ ज्योग्राफिकल विविधता भी है, हमारे यहाँ कल्चरल विविधता भी है, हमारे यहाँ रिलीजियस विविधता भी है और लिंग्विस्टिक विविधता भी है। 5 तरह की विविधताएं हमारे देश में हैं। तो इन 5 तरह की विविधताओं के कारण अलग अलग रीजन्स में अलग अलग मुद्दे होना स्वाभाविक है। और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है, जो आपने एक बात आपकी रिपोर्ट में आई है कि मतदाता खामोश है, तो ये और भी अच्छी निशानी है। पहले क्या होता था, बकरा दे दिया, मुर्गा दे दिया, शराब की बोतल दे दी और वोट ले लिया। अब आदमी बकरा भी खा लेता है, मुर्गा भी खा लेता है, शराब की बोतल भी ले लेता है, पैसे भी ले लेता है और वोट उसको देता है जिसमें उसकी मर्जी हो। तो ये स्वस्थ होते लोकतंत्र की निशानी है। और कहीं ना कहीं मतलब इसको निगेटिव तौर पे नहीं देखना चाहिए, इसको पॉजिटिव एंगल से देखा जाना चाहिए। ठीक है, हिमानी जी आपसे जानूं, क्योंकि आपने जिस तरीके से देखा जाए हिंदू मुसलमान का मुद्दा उठाया,
बड़ा जोर शोर पकड़ा। उसी की साफगोई में यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको साफ भी किया कि बीजेपी कभी अल्पसंख्यकों के खिलाफ नहीं रही, लेकिन सिर्फ कहना उनका ये था कि विपक्ष सिर्फ विशेषकर कांग्रेस के तुष्टीकरण यानी कि सिर्फ एक पर्टिकुलर जाति को यहाँ पे इम्पोर्टेंस देना वो सही नहीं है, ऐसा उन्होंने अपने तुष्टीकरण में भी कहा। हिमानी जी। जी बिल्कुल, पर मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि कांग्रेस ने कभी हिंदू मुसलमान का मुद्दा उठाया। हमने सिर्फ उस मुद्दे को, जो भारतीय जनता पार्टी ने और नरेंद्र मोदी जी ने मुद्दे को उठाया, जो हमेशा वो नफरत की राजनीति करते रहे, जो वो हमेशा हिंदू मुसलमान पर देश के विकास की बातों को हावी रखकर बात करते रहे। वो एक दिन वादा करते रहे कि हिंदू मुसलमान पर बात नहीं होगी, अगले दिन फिर हिंदू मुसलमान पर बात करते रहे। वो कांग्रेस का झूठा मैनिफेस्टो जनता को भाषण के दौरान बताते रहे। वो ये कहते रहे, तब आपके जैसे ही मीडिया चैनलों को सामने आकर ये बात क्लियर करनी पड़ी कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कहीं मुस्लिम वर्ड का जिक्र नहीं है। तो हमने कभी हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं करी, हमने पूरे देश की जनता को एक ही जैसा समझा और सबके लिए एक जैसे काम किए जब हमारा शासनकाल था। लेकिन हमेशा नरेंद्र मोदी जी तुष्टीकरण की राजनीति इसी तरीके से करते रहे। वो जब कहीं उनके पास कोई और दाव नहीं चलता तो वो हिंदू मुसलमान करते हैं, कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाते हैं, और कुछ नहीं मिलता तो वो हर बार पाकिस्तान तक को घेर लेते हैं। इस चुनाव में नरेंद्र मोदी जी के मुंह से युवाओं के बारे में, महिलाओं के बारे में, किसानों के बारे में, इन मुद्दों पे आपने कभी बातें उनके मुंह से नहीं सुनी होगी। उनकी बातें, उनके भाषण घूम फिरकर हिंदू मुसलमान पर ही आ जाते हैं। तो हमने कभी इस तरह की राजनीति नहीं करी। हमने अभी तक, आज तक, इतने साल से, आजादी के बाद से देश में जनता रह रही थी, उनको कभी इस विषय पर कभी कष्ट नहीं हुआ कि उनको कभी किन्हीं योजनाओं का लाभ अलग अलग तरीके से मिला हो। सबके लिए देश में सब चीजें थी और ना ही लोग एक दूसरे से संबंध, व्यवहार हिंदू मुसलमान के आधार पर रखते थे। आज देश में जिस तरह से नफरत की, एक दूसरे के प्रति भावना उत्पन्न हो गई है, वो इन्हीं भाषणों की वजह से है। और ये मानिए कि चुनाव तो ठीक है, लेकिन देश के विकास के लिए और देश के सांस्कृतिक विरासत के लिए ये माहौल बिल्कुल स्वस्थ माहौल नहीं है। तो ये आरोप। अजय जी सुन रहे हैं आपकी बात, तो अजय जी क्या कहना चाहेंगे हिमानी जी के जवाब में? देखिए, पहली बात तो इरम जी, इस देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जब फ्रेम हुआ था, उस ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्युलर वर्ड नहीं था। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 42nd अमेंडमेंट हुआ था 1975 में, और तत्कालीन प्रधानमंत्री जी के आश्रय पर ये सेक्युलर वर्ड भारत के संविधान में जोड़ा गया। उसके पहले से है, उसके बाद में इस देश में बहुसंख्यकवाद, ये मेजोरिटेरियन हिंदू कंट्री था और बहुसंख्यकवाद की इस देश में जगह होती थी, लेकिन जानबूझकर इस देश के संविधान में जो सेक्युलर वर्ड घुसाकर फिर माइनॉरिटीज के अपीजमेंट की जो पॉलिटिक्स की गई है, बार बार की गई। मैं से आपको अनेकों उदाहरण दे दूंगा। शाहबानो का उदाहरण हमारे लिए एक ऐसा उदाहरण है कि इस देश की दिशा और दशा तो जिसमें बदल गया। राजीव गांधी जी की राजनीति उस एक मुद्दे से, सिर्फ माइनॉरिटी के अपीजमेंट पॉलिटिक्स से स्थापित हुई। अब इस चुनाव की बात अगर कर देते हैं इरम जी, तो 2024 के लोकसभा चुनाव में इनका मैनिफेस्टो आया। उस मैनिफेस्टो में हमने लिखा, इनके मैनिफेस्टो में लिखा है कि कांग्रेस विल एंश्योर माइनॉरिटीज हैव पर्सनल लॉज। मतलब कांग्रेस ये एंश्योर करेगी कि माइनॉरिटीज के पर्सनल लॉज का प्रोटेक्शन होगा। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में लिखा कि देयर इज नो प्लेस फॉर मेजोरिटिज्म इन इंडिया। भारत में बहुसंख्यकवाद की कोई जगह नहीं है, ये इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लिखा। फिर इन्होंने लिखा कि देखिए, अभी किसी की स्कॉलरशिप की बात नहीं की, इनके मैनिफेस्टो में लिखा है वी विल एंश्योर स्कॉलरशिप फॉर मुस्लिम स्टूडेंट्स टू स्टडी अब्रॉड। ये मैनिफेस्टो में लिखा। देश में जब माइनॉरिटीज के अपीजमेंट की बात आई, तो कांग्रेस को ये बार बार अपने वक्तव्यों से, बार बार अपने स्टेटमेंट से, या इनके प्रधानमंत्री, जब देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे मनमोहन सिंह जी, उन्होंने कहा था कि इस देश के संसाधनों पर पहला अधिकार किसी का है तो वो है माइनॉरिटीज का। और माइनॉरिटीज में भी स्पेशली उन्होंने ये कहा है, ऑन रिकॉर्ड है, उन्होंने कहा कि मुस्लिम्स का है। ये हमने नहीं कहा। अब आप देखिए कि मेरी कांग्रेस की प्रवक्ता मित्र कही कि मोदी जी के भाषण में विकास की बात नहीं होती। 50 मिनट का किसी भी एक राजनीतिक सभा में या किसी भी लोकसभा क्षेत्र में 50 मिनट का लगभग भाषण होता है औसतन। उस 50 मिनट के भाषण में वो लगभग 40 मिनट विकास पे और विगत 10 वर्षों में देश के लिए क्या क्या ये बोलते हैं। 10 मिनट को पूरी तरह राजनीतिक मुद्दों पे, कांग्रेस के मैनिफेस्टो की बात हो या कांग्रेस के नेतृत्व ने जो स्टेटमेंट दिए, जो वक्तव्य रहे या उनका आचरण विचरण जो है उस पर बात करते हैं। निश्चित तौर पे पाकिस्तान की बात का जिक्र किया। इस चुनाव
में कांग्रेस के समर्थन में पाकिस्तान के एक पूर्व मंत्री हैं फवाद जी का एक ट्वीट आया कि राहुल गांधी जी को देश का प्रधानमंत्री, भारत का प्रधानमंत्री बनना चाहिए। उस समय में कांग्रेस के नेतृत्व का नैतिक दायित्व था कि भारतीय चुनाव को कोई भी वैश्विक ताकत से प्रभावित ना करे, और मूलतः कांग्रेस की तो बिल्कुल भी नैतिक, पाकिस्तान की तो ताकतों को बिल्कुल भी नैतिक अधिकार नहीं है। कांग्रेस को स्टेटमेंट कंडेम करना था कि फवाद जी आप अपने देश में रहिए, हमारे देश की राजनीति में आपको कोई दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। फिर हम जब कहते हैं कि पाकिस्तान इनका समर्थन कर रहा है, तब इनको मिर्ची लग जाती है। निश्चित तौर पर इस देश में जब 4 करोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना के घर बने तब किसी में भेदभाव नहीं हुआ। इस देश में 11 करोड़ से अधिक शौचालय बने तब भेदभाव नहीं हुआ। इस देश में 350 मेडिकल कॉलेज नए बने तब कभी भेदभाव नहीं हुआ। इस देश में 8.5 लाख किलोमीटर की ग्रामीण गांवों में सड़कें बनी तब कभी हिंदू मुस्लिम का भेदभाव नहीं हुआ। 50 करोड़ से अधिक के जनधन के खाते खुले तब हिंदू मुस्लिम का कभी भेदभाव नहीं हुआ। ये जब देश में हुआ है, आज क्यों आप पर्सनल किसी एक धर्म से की राजनीति के लिए खुद को बांध रहे हो? देखिए, देश माफ नहीं करेगा। 2 चुनाव में देश ने आपको सबक सिखा दिया है, और ये तीसरा ऐसा चुनाव है जब आपकी तुष्टीकरण की राजनीति की वजह से आप फिर से विपक्ष में बैठने जा रहे हो। चलिए, मैं हिमानी जी आपसे जवाब लूंगी, लेकिन उससे पहले राजेश जी मैं आपसे जानना चाहूंगी। आपने जैसा कि अभी जिक्र करा, अगर हम जनता की बात करें, जनता चुप है, आपने ये जिक्र किया, लेकिन जो वोटिंग परसेंटेज का अगर हम मध्य प्रदेश के 4 चरणों में बात की जाए तो बहुत ही कम देखने को मिला। तीसरे चरण में हम कह सकते हैं, क्योंकि कई लोग लुभावनी चीजें सामने आई, यहाँ पे एक कह सकते हैं टीम बनाई गई उसको वोटिंग परसेंटेज और बढ़ाने के लिए, लेकिन फिर भी वोटिंग परसेंटेज उतना नहीं रहा जितना। क्या ये जातिगत जो मुद्दे रहे पूरे चुनावी मैदान में, क्या ये भी हो गए आम जनता के दिमाग में? जी, जब तक ये जो एक ऐसा कानून बनना पड़ेगा। अभी हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या हो रही है, हमारे यहाँ राइट टू वोट है, पर जिस दिन ये फंडामेंटल ड्यूटी आ जाएगी ना, फंडामेंटल मतलब राइट के अलावा फंडामेंटल ड्यूटी हो जाएगी कि ड्यूटी टू वोट, अगर आपने वोट नहीं किया तो आपके खिलाफ ये एक्शन। क्योंकि उसके क्यों जरूरी है हिरन जी? क्योंकि देखिए, मुद्दा कुछ भी हो, आप सरकार से खुश हो नाराज हो वो एक अलग बात है, और विपक्ष से खुश हो नाराज हो वो अलग बात है। आप इन दोनों को नहीं पसंद आ रहा है, आपको ना कांग्रेस जम रही है ना बीजेपी जम रही है, तो नोटा दबाएं, लेकिन कम से कम वहां तक तो जाएं, बिकॉज वो योर ओपिनियन मस्ट रीच द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, एंड जो इनडायरेक्टली पूरे देश के सामने ओपिनियन जानी चाहिए कि इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में नोटा इतने ज्यादा है। तो कम से कम आप अपना, लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही है कि हालांकि पहले आज से 10-15 साल पहले जो चुनाव होते थे उसमें और अब में थोड़ा सा ये अच्छाई ये आ गई है कि कम से कम लोग वोट डालने जाने लगे। नहीं तो पहले क्या होता था कि जिस दिन वोटिंग डे है उसी दिन पिकनिक, उसी दिन अलग अलग तरह के प्रोग्राम बन जाते थे, वोटिंग से कोई मतलब नहीं रहता था। लेकिन फिर भी इस बार की स्थिति वैसी नहीं रही है। देखिए, आज मध्य प्रदेश में जो तीसरा चरण था, चौथा चरण था, उसमें काफी अच्छी स्थिति रही है वोटिंग की कंपैरेटिव। लेकिन हाँ, पिछला जो 2019 के चुनाव से कहीं 2%, कहीं 1.5%, कहीं 2.5% कम रहा है। तो इसके पीछे जो विश्लेषक हैं जिनसे हम लोग बात करते रहते हैं, तो जैसे अब इंदौर को ही ले लें आप, तो इंदौर की स्थिति, इंदौर में इतने सबके बाद भी वोटिंग परसेंटेज बहुत अच्छा रहा। इसका मतलब क्या हुआ कि कांग्रेस के वोटर ने किसको वोट दिया होगा, आप बताइए। अच्छा, प्रॉब्लम ये आ रही है कि उतना अंतर नहीं आया जितने कांग्रेस के वोटर्स हैं, तो इसका मतलब, और उतने नोटा भी नहीं आए जो नोटा के बारे में किया गया था। ऐसे ही हम धार के बारे में देखें, ऐसे ही हम रतलाम के बारे में देखें, ऐसे ही खरगोन के बारे में देखें, ऐसे ही खंडवा के बारे में देखें, तो जब हम इन सीटों के ऊपर देख रहे हैं तो जो 1.5-2% का अंतर है, तो विश्लेषक ऐसा मान रहे हैं कि बीजेपी उस बात में कामयाब हो गई कि उन्होंने जो 400 पार का नारा दिया। और दुखद बात ये है, दुखद इसलिए कि विपक्ष जितना भी था वो बस इस पे अड़ा हुआ था कि नहीं 400 पार नहीं होने देंगे इनकी। तो अब किसी भी विपक्ष ने कभी ये नहीं कहा कि नहीं इनकी सरकार नहीं बनने देंगे, मतलब वो तो बहुत बाद में लोगों को समझ में आया और तब तक गेंद हाथ से निकल चुकी थी। लेकिन वो जो बात है वो जो नीचे तक गई, और फिर उसके बाद क्या हुआ कि जिस तरह से अमेठी से किसी की वो नहीं हुआ, किसी का नामांकन नहीं हुआ, मतलब जो चाह रहे थे लोग कि राहुल जी या प्रियंका जी या सोनिया जी में से कोई एक जाए, तो वो नहीं गए। रायबरेली में एंड लास्ट डे में, लास्ट मिनट पर जाके वो नामांकन हुआ। अच्छा हुआ, कम से कम वहां से कुछ मॉडल उसका बड़ा है।
फिर उसके बाद क्या हुआ कि आज देखिए सोनिया जी वहां से हमेशा लड़ती आ रही थी, उन्होंने वो राज्यसभा में चली गई, उन्होंने कहा कि उसकी सेहत की प्रॉब्लम है, कुछ हेल्थ इश्यूज है, इस कारण से राज्यसभा में जाएंगी। लेकिन इन सब बातों का उसके बाद फिर क्या है, देखिए आप जैसे चाहे उड़ीसा में एक कैंडिडेट ने वापस कर दिया, सूरत में आपका कोई आदमी नहीं रहा, जो कांग्रेस का कोई विपक्ष का कोई आदमी नहीं रहा, बीजेपी अकेली रह गई। इधर मध्य प्रदेश में इंदौर में ये स्थिति बनी और पे ऐसा हुआ कि लोग टिकट लेने को तैयार नहीं थे, जो बड़े लीडर थे उन्होंने मना कर दिया कि नहीं टिकट नहीं लेना है। तो इसका लेकिन बाद में उसको कांग्रेस ने सुधार दिया आखिरी में, पर उस बीच में जो उसका जितना डैमेज होना था मोरल पे, जो आम कार्यकर्ता होता है, जो दूसरा कार्यकर्ता होता है, जिसके लिए जो उसके लीडर्स होते हैं वही सब कुछ होते हैं, उनकी वो क्या बोल रहे हैं। राजेश जी आपके इसी सवाल को मैं हिमानी जी से समझना चाहूंगी। लीडर्स का जिक्र आपने किया, कांग्रेस में दिग्गज नेता नजर नहीं आए, टिकट लेने से मना कर दिया, और अभी हाल ही में सोमवार को जब मीटिंग होती है कांग्रेस की तो 1 महीने बाद कमलनाथ नजर आते हैं उस मीटिंग में। पहले मैं अजय भाई की बात का जवाब दूंगी। जो उन्होंने अभी बोला कि भारत के संविधान में सेकुलर वर्ड पहले से नहीं था, तो ये बात जिस बात पे आज हम डिबेट कर रहे हैं उससे कंट्रास्ट बात है। आप कह रहे हैं कि आप हिंदू और मुसलमान दोनों को बराबरी से वो देते हैं, लाभ देते हैं, बराबरी का हक देते हैं, तो फिर आपको सेकुलर वर्ड उसी का पर्यायवाची एक तरह से हुआ कि ये धर्मनिरपेक्ष राज्य है और यहाँ पर किसी से भी धर्म के आधार पर पक्षपात नहीं किया जाएगा। तो फिर आपको सेकुलर वर्ड अगर चाहे पहले प्रधानमंत्री जी ने लागू किया हो या संविधान में पहले से हो या आज आया हो, इससे किसी को क्या आपत्ति हो सकती है कि अगर हम सभी नागरिकों को समान अधिकार दे रहे हैं तो वो तो धर्मनिरपेक्षता की ही बात हुई और उसी को इंग्लिश में सेक्युलर कहते हैं। तो पहले तो आपकी बातों में ही कंट्रास्ट और विरोधाभास नजर आ रहा है कि जो आप कह रहे हैं और आपके मन में जो है उसमें फर्क है। दूसरी, जो राजेश भाई ने अभी रायबरेली और अमेठी का जिक्र किया, आप अमेठी की जो सांसद रही हैं पिछले टर्म की, मैं छिछोरी हरकत ही कहूंगी, जो उन्होंने एक मुद्दा बना रखा था पूरे 5 साल, वो ना कभी अमेठी के लोगों के बारे में, ना अमेठी की जनता के बारे में, ना अमेठी के विकास के बारे में बात कर पाई। वो लोगों से बस यही पूछती नहीं राहुल गांधी यहाँ आए थे, राहुल गांधी यहाँ आए थे, राहुल गांधी ऐसा करते थे। उनकी राजनीति पूरी राहुल गांधी की आलोचना करने तक सीमित थी। वो इस हद तक उतर आई कि उन्होंने संसद में उनके ऊपर, आप सभी को याद होगा, किसी महिला के लिए मुंह से कहने में भी शर्म की बात है कि मुझे उन्होंने ऐसा वो किया। तो राहुल गांधी जी ने उनसे उनका जो सबसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा था वो अमेठी से चुनाव न लड़के छीन लिया। वो बिल्कुल बिना हाथ पैर की हो गई, उनके पास करने के लिए कुछ भी नहीं रह गया। अब आपको रायबरेली के अमेठी के लोगों की बात करनी पड़ेगी, अमेठी के लोगों के विकास की बात करनी पड़ेगी। अब सिर्फ राहुल गांधी आए थे या नहीं आए थे कहने से काम नहीं चल पाएगा। तो ये बात ऐसी रही। और रही बात रायबरेली की, तो रायबरेली कांग्रेस की परंपरागत सीट है। राजीव जी लड़ते थे, उससे पहले इंदिरा जी लड़ती थी, फिर सोनिया जी ने लड़ा और अब राहुल गांधी वहां से लड़ रहे हैं। तो ये तो एक परंपरागत हस्तांतरण वाली बात है कि वहाँ के लोग गांधी परिवार को प्यार करते हैं और गांधी परिवार को अपने परिवार का सदस्य मानते हैं। तो इसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? इस पे तो बहुत सारे सवाल उठाए जा सकते हैं कि क्या गुजरात से के लोगों का भरोसा उठ गया था नरेंद्र मोदी को कि उन्हें अपना राज्य छोड़कर बनारस भाग के आना पड़ा। ऐसी चीजें तो कोई भी किसी के बारे में भी कह सकता है, अलग अलग सीटों पर अलग। ऐसे तो खुद जो स्मृति ईरानी है वो खुद अमेठी या रायबरेली की रहने वाली नहीं है, परंपरागत नहीं है, जिस शहर से बिलोंग करती थी। क्या वहाँ के लोग उनको पसंद नहीं करते हैं जो उन्हें वहां से यहाँ आना पड़ा? इस रणनीति होती है राजनीतिक दलों की और अपने चुनाव को लेकर अपना एक काम करने का तरीका होता है। तो ये हमारी स्ट्रेटेजी थी। अब ये 4 जून को पता चलेगा कि कितनी सही थी या उसमें कुछ चूक रह गई। जी अजय जी क्या बोलना चाहेंगे? चाहते हुए रणजी, इन्होंने कहा कि सेक्युलर वर्ड संविधान में डालने से क्या दिक्कत हुई। मूल दिक्कत वहीं से शुरू हुई है। हमारे देश में कभी भी भेदभाव की राजनीति नहीं होती थी। संविधान सभा में देख लीजिए, उसके बाद देख लीजिए, भारत के स्वतंत्रता में मुस्लिमों का भी उतना ही योगदान था जितना कि बाकी लोगों का। लेकिन आपको ये बताने की आवश्यकता क्यों पड़ी? आप हिस्टोरिकली अगर जाएंगे तो हमारे देश में जो अपीजमेंट की पॉलिटिक्स शुरू हुई है सेक्युलर वर्ड आने के बाद में हुई। ठीक है। दूसरा, इन्होंने रायबरेली और अमेठी के उदाहरण दिए। आप कह रहे थे कि प्रधानमंत्री जी क्यों गुजरात से भाग गए। ठीक है, प्रधानमंत्री जी 2014 में 2 सीटों से चुनाव लड़े थे और दोनों सीटों से जीते थे। उन्होंने अपना जो गृह राज्य था वो सीट छोड़ के वाराणसी की जनता ने उन पर विश्वास किया था।
उस सीट को उन्होंने कंटिन्यू किया। आपके राहुल गांधी जी ने क्या किया, 2 सीटों से चुनाव लड़े 19 में, वायनाड से जीत गए और अमेठी से हार गए। इस बार उन्हें आना था अमेठी की जनता। अगर आप कह रहे हैं कि परंपरागत रूप से सीटें ट्रांसफर हो रही है, तो मुझे लगता है ये लोकतंत्र में है हिमानी जी, और परंपरागत रूप से इस देश की जनता किसी को भी सीटें नहीं देती, क्योंकि ये कोई राजा महाराजाओं की साम्राज्य नहीं है जो किसी के बेटे के बाद उसके बेटे को और उसके बेटे के बाद उसको बेटे को दिया जाए। जनता निर्धारित करती कि कौन कहां से सांसद बनेगा। और मूल प्रश्न जो आज की डिबेट का है कि ये तुष्टिकरण की राजनीति की, देखिए इस देश में वो भी देखा कि सरकारी खर्चे पे, सरकारी आवासों पे, मंत्रियों के सरकारी बंगलों पे, मंत्रियों के सरकारी बंगलों पे रोजा इफ्तार की पार्टियां हुआ करती थी, तब आपको दिक्कत नहीं थी। लेकिन जब सरकारी खर्चे से अगर किसी मंदिर में, ट्रस्ट में डेवलपमेंट का काम होता है या भगवान श्री रामलला का मंदिर निर्माण होता है, ये आ गए हिंदू मुसलमान पे, इनके पास कुछ नहीं बचता, तभी हिंदू मुसलमान पे आ जाते हैं। हमने नहीं कहा, और फिर उसके बाद आप ये बताइए, मुझे बताइए ना, नहीं मुझे बताइए कि मैनिफेस्टो का जिक्र कर रहे हैं मैनिफेस्टो का जिक्र कर रहे हैं अजय। नहीं, मैनिफेस्टो का जिक्र नहीं कर रहे, इफ्तार पार्टी का जिक्र कर रहे हैं, इफ्तार पार्टी का जिक्र कर रहे हैं, ये इफ्तार पार्टी का जिक्र कर रहे हैं। सरकारी खर्चे पे होती थी तब चलता था इस देश में, मदरसों को सरकारी फंडिंग चलती है। देखिए आप ये हिंदू मुसलमान, ये कहाँ मैनिफेस्टो का जिक्र कर रहे हैं, आप बताइए कहाँ मैनिफेस्टो का जिक्र कर रहे हैं। आप मुझे बताइए कि ब्रजभूषण शरण सिंह पर इतने गंभीर आरोप होते हुए उनके पुत्र को कौन सी वंशावली की परंपरा निभाते हुए टिकट दिया गया, किस चीज का इनाम दिया गया उनको, या अमित शाह जी के पुत्र ने क्रिकेट के क्षेत्र में ऐसे कौन से कीर्तिमान स्थापित किए थे, आपने उनको बीसीसी का चेयरमैन बना दिया। आपने आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वही मैं पूछ रही हूँ। आप देखिए ये जनता को बरगलाने वाली बातें आप डिबेट में बोल सकते हैं, पर जनता सब जानती है कि उस व्यक्ति की क्वालिफिकेशन से दिया है कि वो अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह का पुत्र है। आप दोनों की बात मैंने सुनी। राजेश जी से एक आखिरी कमेंट लूंगी। राजेश जी, सुना आपने दोनों को ही? जी देखिए, इसमें क्योंकि अभी चुनाव बचे हैं थोड़े, 4 जून के बाद इस तरह की फाइट नहीं देखेंगे हम लोग। 4 जून के बाद फिर से मतलब ऐसी उम्मीद है कि फिर से अच्छे से बीजेपी और कांग्रेस मिलजुल के इस देश को चलाएंगे। और 4 जून तक तो 1 जून तक जितना लड़ना है लड़ लें, क्योंकि ये लड़ाई बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जो विचारों की लड़ाई है, यही जो है जब एक वो जो थीसिस एंटीथीसिस वाली थ्योरी है, तब सिंथेसिस जैसी एक अच्छा विचार आता है, तो लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी रहता है। लेकिन यहाँ एक बात हिमानी जी से, अपनी बहन है अपर उनसे, लेकिन एक कॉन्ट्रडिक्शन है थोड़ा सा। उन्होंने कहा कि सेक्युलर जोड़ने में क्या हर्जा है। हर्जा सेक्युलर जोड़ने में नहीं है, हर्जा संविधान चेंज करने में है। देखिए, जब ये बनाया जा रहा था, संविधान बनाया जा रहा था, तो प्रियम्बल बनाया गया, प्रियम्बल यानी प्रस्तावना, तो उसमें ये कहा गया था कि प्रस्तावना इसकी आत्मा है और इसमें कभी कोई चेंज नहीं होगा। ये लिखा हुआ है संविधान में, और संविधान सभा की सारी प्रोसीडिंग्स में लिखा हुआ है कि इसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो उसमें चेंज नहीं करना चाहिए था, और वो भी रात के अंधेरे में हुआ है जी। मुद्दा ये है कि इमरजेंसी थी, आपकी चुनी हुई सरकार नहीं थी। चुनी हुई सरकार आज राहुल गांधी जी 300 सीट लेके आ जाए, 350 सीट लेके आ जाए और चेंज कर दें, चल जाएगा। नरेंद्र मोदी 400 सीट लेके आ जाए, चेंज कर देंगे, चल जाएगा। क्यों? क्योंकि जनता ने उनको वहां बिठाना है, उनको चेंज करने का अधिकार दिया है। पर इमरजेंसी की सरकार को यह अधिकार नहीं था कि वो इतना बड़ा बदलाव करते, वो संविधान से छेड़छाड़ करते, और वो काम ठीक नहीं हुआ है। देखिए, इमरजेंसी में क्या क्या हुआ उस पर नहीं जाएंगे अपन, पर चूंकि हिमानी जी ने ये वाली बात बोली कि उसे तकलीफ क्या है, तकलीफ उस सिस्टम से, जिस तरीके से उसका बदलाव हुआ। सेक्युलर और सोशलिस्ट 2 शब्द डाले गए थे। सोशलिस्ट किसके दबाव में डाले गए थे ये हमको मालूम है। वो कम्युनिस्ट लोग जो बाहर से समर्थन कर रहे थे, चाहे वो रशिया के लोग हों, चाहे और दूसरे देशों के लोग हों, तो वो समर्थन कर रहे थे। तो हमने सोशलिस्ट क्यों डालने दिया उसमें? हम क्यों, हमारा सोशलिस्ट का, हमारा जो भारत का जो सिस्टम है, राजाओं के समय से जो चल रहा है, मनुस्मृति में को भी पढ़ेंगे, उसके बाद आप गीता को पढ़ेंगे, ये जितने भी हमारे जो स्क्रिप्चर्स हैं जो हमको प्रेरणा देते हैं, उन सब में जो सोशल जस्टिस का, सोशलिज्म का बहुत अच्छी चीज बोली गई है। पर सोशलिज्म ये वाला नहीं होता है जो अभी बात हो रही है कि 55% कोई जो आदमी इनहेरिटेंस टैक्स जो सैम पित्रोदा लेके आ गए, ये सोशलिज्म कहते हैं। कल को कोई ना फैक्ट्री लगाएगा, कल को कोई ना प्रॉपर्टी बनाएगा, वो कहेगा मेरे मरने के बाद बच्चों को तो मिलना नहीं है, तो मैं क्यों मेहनत करूं? तो फिर देश की जीडीपी का क्या होगा, देश की इकोनॉमी का क्या होगा?
देश की संपत्ति का क्या होगा, देश में इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या होगा। फिर जो करेगी गवर्नमेंट करेगी, प्राइवेट कुछ होगा नहीं कभी भी। और प्राइवेट अगर नहीं होगा तो कितनी दिक्कत आ जाएगी। तो सोशलिज्म का वो खतरा है। अभी हिमानी जी बोल सकती है सोशलिज्म में क्या दिक्कत है, तो सोशलिज्म में ये दिक्कत है कि सैंती प्रधा ने बोला। तो इसलिए वो दोनों शब्द उस समय नहीं डालने थे। आपकी वापस सरकार बन गई थी, उस समय आप फिर पूरी मेजोरिटी में थे। आप जब शाहबानों का बदल सकते हैं तो ये भी उस समय डाल सकते थे, कोई मना नहीं करता था। 404 की मेजोरिटी थी आपके पास। लेकिन वो जो काम हुआ वो सही नहीं हुआ है। एज एन एक्सपर्ट, मतलब जो कि देखिए हम तो संविधान को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, लिखते हैं, लॉ के स्टूडेंट रहे हैं। तो एज एन एक्सपर्ट हम ये कहेंगे कि वो काम गलत हुआ। अब वो सेक्युलर अच्छा है खराब है वो बीजेपी जाने कांग्रेस जाने, उस पर अपन कमेंट नहीं करेंगे। बिल्कुल है। चले, बहुत शुक्रिया राजू जी आपका भी, हिमानी जी आपका भी, अजय जी आपका भी बहुत शुक्रिया बड़ी खबर बड़ी बहस में जुड़ने के लिए। तो जिस तरीके से देखा जाए हर चरण में पचवार के मुद्दे बदलते रहे, इनमें जातिवाद एक बड़ा मुद्दा रहा। बड़ी खबर बड़ी बहस में आज हमने इसी मुद्दे पर चर्चा करी। चर्चा के लिए पैनल का बहुत शुक्रिया। आप देखते रहिए TNN न्यूज़। नमस्कार।